गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो पिछली एक्सरसाइज चल रही थी 4.1 है ना, डिटर्मिनेट्स के बारे में, हमने उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझा दी कि डिटर्मिनेट्स और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है, और आपको उसके मान याद करने सिखाए थे, है ना। फिर हमने आपसे कहा था कि 4.1 के कुछ क्वेश्चन है जो आप करके देखें। अगर आपने कर लिए तो अच्छी बात है। इसके दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक्सरसाइज 4 है आपकी, है ना, डिटर्मिनेट सारणी वाली सारणी, ये हमारी चल रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3 माइनस के 11 1 5 0 0 माइनस के 10 3 और 0, इसकी वैल्यू ज्ञात करके दिखाओ। चलो अब ध्यान से देखिए एक बार सवाल वापस से। सारणी है 3 माइनस 11 1 है ना, और 5 0 0 माइनस 10 3 और 0, इसका आपको मान ज्ञात करके दिखाना। तो इसका मान ज्ञात करना है, प्रसार करना है। हमने कहा ना, R1 के अनुदिश कर सकते हैं, R2 के अनुदिश कर सकते हैं, R3 के अनुदिश, किसी के भी अनुदिश आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखो R1 के अनुदिश निकाल के दिखाता हूँ। R1 की अनुदिश, जब आप R1 के अनुदिश इसका मान निकालेंगे तो 3 आपका अवयव, पहला अवयव। अब इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 0 3 और 0। फिर क्या लगाएंगे, माइनस, दूसरा वाला निशान लेंगे, माइनस के 11 लिखेंगे, ठीक है। और फिर रो और कॉलम हटा देंगे इसके ऊपर आने वाली, तो 5 0 और लिखेंगे माइनस के 10 0, और लास्ट लिखेंगे प्लस का 1। और अब इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा दो, 5 0 और माइनस 10 और 3। यार अब 2/2 की मैट्रिक्स बन गई, है ना, और डिटर्मिनेट। अब इसे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 लिखेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, क्या आएगा 0 और माइनस के 0, वापस से माइनस के 0 आ गए, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 11, और इस बार 5 की 0 से गुणा करो 0, इसकी 10 से करेंगे फिर 0। अच्छा, प्लस के 1, 5 किया 15 और माइनस की फिर से 0, तो आपके पास क्या आएगा, 0 की गुणा 3 से करोगे 0, प्लस के 11 इंटू 0 करोगे 0, है ना, और प्लस के 15, तो टोटल हो गए आपके 15। ये आपके आंसर होंगे। अच्छा, हमने कहा कि आप किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश इसका प्रसार कर सकते हैं, उन्हीं अवयवों को ले लेंगे। और चिन्ह तो बता ही रखे हैं, ये प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो क्रम से चलते हैं प्लस माइनस, ये इनके चिन्ह है ना। वो सेकंड और सेकंडर्स के बारे में आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, ये 15 आ गया आपके आंसर। अगर मैं इस R2 के अनुदिश प्रसार करूं तो कैसे करूंगा, देखो R2 के अनुदिश, आप ध्यान से देखें R2 के अनुदिश कैसे होगा। R2 के अनुदिश हो जाएगा, 5 लिखेंगे और फिर इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा लेंगे। ये कॉलम रो हट गई, ये कॉलम हट गया, क्या बचेगा, माइनस के 11 1 0 और 3, क्या, ठीक है। ये बच गया माइनस के 11 1 3 और 0 3 लिख दिया, 3 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट वाली आएगी। तो ये माइनस का था तो आप माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है ना। पहला चिन्ह माइनस का, फिर ये प्लस का, या प्लस का 0। अब 0 के पास आप कोई भी सारणिक बनाओ तो उसका मान तो 0 ही होगा। लास्ट का भी अब क्या, फिर प्लस का 0, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस का 0। अब फिर आप कोई सी भी सारणिक जो भी बच जाती है वो लिखेंगे और उसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। तो ये तो दोनों 0 0 आएंगे, ये तो कंफर्म है। ये देखते हैं कितना आता है। तो माइनस के 5, इसकी गुणा इससे करो, कितना आएगा 0, माइनस के कितने हो गए 3, तो माइनस के 3 और माइनस के 5 को गुणा करो, कितना आएंगे, प्लस के 15, ये भी प्लस के 15, ये भी प्लस के 15। आप इसका मान किसी भी रो या कॉलम से निकालेंगे, सबसे सेम आएगा, ठीक है। आसान किससे, इस वाले से, है ना, या फिर इस C3 से। देखो, जिस भी कॉलम या रो में जितनी ज्यादा 0 होंगी उसका मान उतनी ही आसानी से निकल जाएगा। अगर इसमें तीनों 0 होती तो इसका मान सीधा सीधा सब 0 हो जाता। अब हम इसके बाद जब पढ़ेंगे गुणधर्म उसमें सिखाएंगे। तो आपको ये तो समझ में आया कि अगर किसी भी सारणी का प्रसार करना है तो आसान तरीका तो ये है कि 0 ढूंढो, जिसमें ज्यादा 0 उसके अनुदिश प्रसार कर दो। वरना सबसे सिंपल तरीका, आप R1 को लेके चले, हमेशा R1 के अनुदिश ही इसका प्रसार करते रहे, ठीक है। तो ये छठा सवाल था आपका, आप किसी के भी अनुदिश प्रसार निकालें। अच्छा, कॉलम के अनुदिश प्रसार निकालना है तो इसका चिन्ह क्या होगा, पता है ना, आप इसको चिन्ह रखेंगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ठीक है।
तो आप जैसे भी मर्जी आए वैसे आप इसका मान निकाल सकते हैं। अब एक 7वां सवाल और देखें इसका। अच्छी प्रश्नावली है, आसान है, आपने एक बार करके देख लिया ना इसे तो फिर आपको भी बहुत आसान लगेगी और इसे भूलते भी नहीं है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और देखें एक बार। सिद्ध करना है आपको, क्या सिद्ध करके दिखाना है कि 1ab और फिर है माइनस के a 1 और c, फिर माइनस b माइनस c और 1, इसकी जो वैल्यू है वो है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सिद्ध करके दिखाना। इसी तरह का कोई 3 नंबर का एक सवाल आता है अपने पास। चलो तो इसका मान निकाल लेते हैं। इसका जो मान आएगा वो ये होना चाहिए, कुल मिला के बात ये। तो मैं वापस से R1 के अनुदिश प्रसार कर लूं। R1 के अनुदिश जिस भी रो या कॉलम के अनुदिश आप लिखे उसका है ना प्रसार, तो आप लिख जरूर दें, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि मैंने R1 के अनुदिश किया है इसका प्रसार। ठीक है, तो पहले क्या आएगा 1, पहला अवयव है R1 का। चलो तो अब इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा दो, क्या बचेगा 1c माइनस के c1। ध्यान से देखना, फिर दूसरा अवयव a है तो माइनस का a, क्योंकि चिन्ह माइनस का है। रो और कॉलम फिर हटा दो, माइनस का a c माइनस b और 1, फिर क्या लिखेंगे प्लस का b, और रो और कॉलम हटाएंगे तो माइनस का a 1 माइनस b माइनस के c। या चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1 1 की गुणा 1 से करो 1, और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस के c स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस का a लिखूंगा। अब a की a से गुणा करो माइनस का a, इसकी इससे गुणा करो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस के बी सी, फिर प्लस बी। अब इसकी गुणा इससे करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का ए सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का बी। अब देखो 1 की गुणा इससे करो 1 प्लस सी स्क्वायर, माइनस 1 की गुणा करो माइनस माइनस प्लस का ए स्क्वायर और माइनस के ए बी सी, फिर प्लस बी को इससे गुणा करो ए बी सी और प्लस के बी स्क्वायर। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। तो ये सिद्ध हो गया आपका। आसान सा तरीका है, मैंने R1 के अनुदिश आप किसी भी रो या कॉलम के अनुदिश प्रसार करें सेम आएगा। बस आप प्रसार करते वक्त लिख लें कि किसके अनुदिश आप प्रसार कर रहे हैं। दूसरा, प्रसार करते वक्त आप डायरेक्ट मतलब सीधा आंसर यहाँ से मत लिखेंगे, ये वाली लाइन जरूर लिखें। इससे आपका जो सवाल करने का जो रेशियो है सही होने का वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इससे एक्यूरेसी आपकी सही आएगी कि सवाल सही होगा। अगर आप सीधा ये लिखने चलेंगे कि एक इसकी गुणा इससे माइनस इसकी इससे, बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट करने लग जाते हैं। जब 1-2 बार सवाल करते हैं ना तो अच्छे से आ जाता है, तो फिर उसे सीधा ये वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा ना आप इसे लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है ना, स्टेप कम ना करें कभी भी। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम सारणी के गुणधर्म। ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का एक सवाल 101% आपके पास मिलेगा इसमें से, सारणिकों के गुणधर्म में से। इसका आपको उपयोग करना पड़ता है सारणिकों का गुणधर्म। तो अब आप पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, सारणिकों के गुणधर्म। गुणधर्म एक एक करके सीखेंगे, है ना। तो पहला गुणधर्म देखो, पहला गुणधर्म क्या है, मैं वो थ्योरी नहीं लिख रहा पूरी की पूरी, वो आपको किताब में मिल जाएगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझेंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला गुणधर्म क्या है कि यदि आप प्रत्येक आर आई को, है ना, रो को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम में। ठीक है, मैंने आई लिख दिया, आर आई को कॉलम में व्यक्त कर दें या कॉलम को आर आई में व्यक्त कर दें, यानी रो में, यानी प्रत्येक सारणी के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए, तब क्या फर्क पड़ेगा, तब डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए डैश, या ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी डिटर्मिनेट ऑफ ए, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी सारणी की रो को कॉलम में बदल दूं या कॉलम को रो में बदल दूं और फिर उसका मान निकालूं, यानी डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालूं, तो वो ए डैश बराबर ही आएगा, अंतर नहीं आएगा कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2, 3, 1, 4 ये एक सारणी है और इसका मान कितना आएगा पता है आपको, अगर ये ए हो तो फिर डिटर्मिनेट ऑफ ए या सारणी का ऑफ ए कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना है 5, ये 5 आंसर होगा। ध्यान से देखा। अब मैंने क्या कर दिया, ए का परिवर्त निकाल दिया। ठीक है, तो ए का परिवर्त का सारणिक निकालते हैं। तो परिवर्त कैसे निकालते पता है ना, रो को कॉलमों में बदल के या कॉलम को रो में बदल के। तो मैंने रो को कॉलम में बदल दिया, 2, 3 और 1, 4 बदल दिया ना। अब इसका मान निकालता हूं कितना आता है, तो 4 दूनी 8 माइनस 3 कितना आया 5। इसका मतलब क्या हुआ, ए और ए के परिवर्त का दोनों का मान समान आया,
तो मैं ये क्या लिख सकता हूं कि सारणिक ऑफ ए बराबर होता है सारणिक ऑफ ए के परिवर्त के। समझ में आया पहला गुणधर्म? देखो कितना आसान है, वापस से सुने कि जब आप किसी भी सारणी की रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं, है ना, सारे रो को सारे कॉलम में, आर आई को सी आई से, ठीक है, या सी आई को आर आई से, तब आपको डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेट ऑफ ए डैश मिलता है। मतलब सारणिक ए बराबर होता है सारणिक ए का परिवर्त। तो देखो जब आप ए के परिवर्त का सारणिक निकाले या ए का सारणिक निकाले समान आएगा। देखो मैंने अभी करके देखा, पहले मैंने ए का निकाला फिर ए के सारणिक का निकाला, दोनों मान से भी तो है। देखो एक चीज और ध्यान रखना है कि आव्यूह बराबर होते थे, आपने तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा, कब बराबर होते थे? जब उनके संगत अवयव के बराबर हो, है ना, मतलब उनके क्रम बराबर हो और संगत अवयव संगत, तो संगत हो और क्रम बराबर हो तब आव्यूह बराबर होते थे। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में देखो ये 2 है, ये कितना है 2, ये कितना है 3, ये कितना है 1, दोनों में संगत अवयव बराबर है, क्रम तो बराबर है लेकिन संगत अवयव बराबर है। फिर भी ये दोनों बराबर क्या कहलाएंगी? समान सारणिक कहलाएंगी, दोनों समान। क्यों? क्योंकि इनके मान समान है। जब सारणिकों के मान समान हो तो वो बराबर या इक्वल डिटर्मिनेट्स कहलाते हैं। समझ में आया? इसमें संगत अवयव नहीं ढूंढा जाता, इसमें केवल मान ढूंढे जाते हैं। याद रहेगा? चलो अच्छी बात है। तो ये पहला गुणधर्म था हमारा कि यदि मैं आर आई को सी आई से कन्वर्ट कर दूं तो डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेट ऑफ ए डैश। नेक्स्ट दूसरा गुणधर्म है, तो आप ऐसे रटे ना, बस केवल शॉर्टकट में इसे समझे अच्छे से। दूसरा है कि यदि मैं किसी भी रो को, कोई भी रो को, ठीक है, कॉलम में चेंज कर दूं, सी आई में चेंज कर दूं, ठीक है, कोई भी एक आर आई को, ये तो समस्त सभी है ना, लेकिन यहां कोई एक रो को बदल दूं मैं, एक रो को, ठीक है, कॉलम में, या फिर किसी कॉलम को रो में बदल दूं, कोई भी एक रो या एक कॉलम, ठीक है। देखो जो दूसरा गुणधर्म है हमारा, है ना, आर आई को आर जे से ही कन्वर्ट कर लेते हैं और सी आई को सी जे से कन्वर्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब है यदि किसी सारणी की किसी भी रो को दूसरी रो से, है ना, या किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी के मान में क्या परिवर्तन होता है वो ध्यान से सुनो। तब सारणी का मान डिटर्मिनेट ऑफ ए तो सेम रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस का चिन्ह आगे लग जाता है ना। सुनो ध्यान से वापस से क्या कहा मैंने। यदि किसी सारणी की 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, है ना, 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तब डिटर्मिनेट ऑफ ए किसके बराबर होता है? माइनस डिटर्मिनेट ऑफ ए के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 1 4 3 ये एक सारणी है, ठीक है, मुझे इसका मान निकालना है, कितना आएगा? 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं आर आई को आर जे से कन्वर्ट कर दूं, मतलब R1 को कन्वर्ट कर दूं किससे? आर जे से। मैंने देखो R1 को R2 से बदल दिया, पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, आपस में चेंज कर दिया इनको, तो आपस में चेंज करेंगे, R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1, तो आपको क्या मिलेगा? देखो 4 3 2 1 बदल दिया ना इसे मैंने। देखो ये गुणधर्म लगा दिया मैंने, R1 को किसमें कन्वर्ट कर दिया? R2 में। या फिर ये कहें कि आप R2 को R1 में कन्वर्ट कर दिया तो दोनों तरफ तीर का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। ये तीर का निशान इसलिए लगाते हैं जब आप कोई गुणधर्म प्रयोग करते हैं, या फिर ये कहें कोई भी, है ना, सारणिक का गुणधर्म लगाते हैं, तब जब आप कोई संक्रिया, गुणधर्म के बाद ये संक्रिया होगी कि आपने क्या किया, R1 को R2 से चेंज कर दिया, तो इसका मान कितना आएगा? देखो 4 माइनस 3 दूनी 6, कितना आया? माइनस कर दो, तो मान तो सेम रहा पर चिन्ह बदल गया। जो भी डिटर्मिनेट का चिन्ह था वो कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो आपका दूसरा गुणधर्म यही कहता है कि जब आप किसी 2 रो को या 2 कॉलमों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो उसका संख्यात्मक मान तो वही रहता है परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तो आप ये याद रखें, ध्यान से सुने। तो दूसरा ये हो गया, आर आई को आर जे से या सी आई को सी जे से कन्वर्ट कर लें तो डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस के डिटर्मिनेट ऑफ ए के बराबर होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा, ठीक है। आप कॉलम को बदलना चाहें तो कॉलम को भी बदल के देख सकते हैं। देखो अगर समझ में नहीं आया तो एक सवाल और ले लेते हैं, 1 2 है ना, 4 और 3, इसके जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं आएगा 3 माइनस 4 दूनी 8 इक्वल टू माइनस के 5। अब मैंने कॉलम को बदल दिया, ये C1 है ये C2, आपस में इंटरचेंज कर दिया, 2 3
1 4। अब देखो इसका मान कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। पहले माइनस का 5 था, अब क्या हो गया प्लस का 5। ठीक है, तो मैंने C1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, C2। ये लिखना जरूरी होता है संक्रिया कि आप कर क्या रहे हैं, जब सवाल करेंगे तब बताएंगे कि इनका उपयोग कहाँ होगा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म पढ़ने से आप जब सारणिक का मान निकालेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए इन गुणधर्मों को आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से, पहला गुणधर्म क्या था, ये कि डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेट ऑफ ए डैश, दोनों बराबर होता है। अगर आप 2 रो या 2 कॉलम को बदल दें तो सारणिक का मान वही रहता है, लेकिन उसका संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। नेक्स्ट तीसरा गुणधर्म इंपॉर्टेंट है और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि यदि किसी भी रो के, है ना, सारे अवयव शून्य, यानी प्रत्येक RI या फिर जो भी आपकी पंक्ति है ना, पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, अवयव शून्य हो, तब सारणिक का मान भी शून्य प्राप्त होता है। डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर 0, मतलब यदि RI बराबर 0 है, पूरी की पूरी RI 0 है, या CI कोई भी कॉलम 0 है, तो फिर उस सारणिक का मान क्या होता है, 0। फॉर एग्जाम्पल 0 0 2 और 3। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि R1 क्या है, 0, तो इसका मान भी कितना आएगा, 0। बगैर सॉल्व करे, अगर ये 3/3 की होती, जैसे ये मान के चलो 0 एक और होता, 2 0 4 5 होता, तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि R1 0 है। तो कोई भी रो या कॉलम 0 हो ना, कोई भी, है ना, किसी भी किसका पंक्ति या स्तंभ का, ठीक है, तो उसका मान कितना होता है, 0। इसी में एक और ऐड कर लेते हैं, वैसे आपकी बुक में अलग अलग दे रखे हैं, ऐसे 8वां बना रखा है, तीसरा अलग दे रखा है, लेकिन हम तो पुरानी किताब का अकॉर्डिंग देखें, है ना, या फिर इसी में देखें क्योंकि ये सेम है। दूसरा ये है कि यदि किसी भी रो या कॉलम के, है ना, कोई भी 2 रो या कॉलम, जैसे RI बराबर आ जाए RJ के या CI बराबर आ जाए CJ के, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम बराबर हो तो भी डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर 0 होता है। तो देखो इसमें ही 2 कर लेते हैं ना, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला ये कि अगर किसी भी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उसका मान शून्य। दूसरा, यदि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो भी सारणिक का मान शून्य। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 4 4 1 और 5, ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, सॉरी, एक और आगे बढ़ा लेते हैं इसे, है ना, 4 फिर 3 1 0, ये मैंने 3/3 की एक क्या ले ली, सारणी। अब यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि R1 बराबर है R3 के, तो इसे बगैर सॉल्व कर मैं लिख सकता हूं, इसका मान 0। कितना होगा, 0। कैसे होगा, देखो सॉल्व करके देखो। पहले लिखेंगे 4, फिर 5 चौक 20, -4 किया 12, मैंने कहा था ना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर माइनस के 4 लिखेंगे, रो और कॉलम फिर हटाओ 4 माइनस के 12, फिर प्लस के 4 लिखेंगे, रो और कॉलम हटाओ 4 माइनस के 5 चौक 20। तो देखो 20 में से 12 गए, 8 चौक 32, और ये बच गए माइनस के कितने, 8, और माइनस के 8 और प्लस के कितना देंगे, फिर ये प्लस के भी 32, ये कितने बच गए, माइनस के 16 चौके 64, तो 32 32 64 64 माइनस 0, ठीक है। तो देखो R1 R3 के बराबर आ गया, ये बच। अगर कोई भी कॉलम जैसे C1 C3 के बराबर आ जाए, C1 C2 के बराबर आ जाए, मैंने 1 2 1 2 ले लिया, तो इसका मान तो 0 ही आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो आपका तीसरा गुणधर्म यह है कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो डिटर्मिनेट का मान 0। नंबर 2, इसी में अगर किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो भी डिटर्मिनेट ऑफ ए कितना आएगा, 0, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 0 निकालने के लिए सबसे आसान तरीका यही होता है, सारणिक का मान और शून्य नहीं होगा, इस कंडीशन में शून्य होगा, बस ये याद रखना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार शून्य के लिए सिद्ध कर देते हैं एक एक नंबर के। चौथा गुणधर्म है आपका, इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, एक बार ध्यान से सुन, फिर लिखता हूं कि यदि किसी सारणिक के, है ना, यदि किसी सारणिक की किसी रो या कॉलम को अशून्य अवयव से गुणा कर दिया जाए, अशून्य अवयव से यानी 0 ना हो कोई अवयव, उससे गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। कहने का मतलब यदि कोई रो को मैंने k इंटू में RI लिख दिया, देखो k एक अशून्य अवयव, या किसी भी कॉलम को मैंने k इंटू में CI लिख दिया, तब क्या होगा, तब डिटर्मिनेट ऑफ A बराबर हो जाएगा k इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ A। अब अगर आपकी ये समझ में अब भी नहीं आया तो एक एग्जांपल देखें।
मेरे पास एक एग्जांपल है 2, 1, 4 और 3। मैंने इसका मान निकाला 3 दूनी 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये तो आपके समझ में आ गया। अब मैंने कहा कि मैंने किसी रो को k से गुणा कर दिया, शून्य अवयव से। मैंने R1 को लिख दिया 2 इंटू में R। अब देखो 2 से गुणा करके लिख दिया R1। ठीक है, क्यों लिख दिया, कैसे लिख दिया, ये तो कैसे लिखेंगे तो बता देंगे। क्यों लिख दिया वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा कि 2 से गुणा क्यों करे, 3 से क्यों करे, वो k लिखा हुआ है यहाँ, है ना। तो देखो मैंने लिख दिया 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, फिर लिख दिया 4 और 2। अब इसे सॉल्व करके देखो कितना आएगा। 4 दिया 12 माइनस 4 दूनी 8, कितने आए 4। कितने गुना मान बढ़ गया, 2 गुना। क्यों, क्योंकि आपने 2 से गुणा। तो अब जिससे भी गुणा करेंगे उतना ही गुना मान बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपकी कॉलम में। अगर मैं इसकी बजाय C1 को लिख दूं 2C1, तो देखो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से गुणा कर दिया, फिर 1 और 2। अब इसका मान देखो कितना आएगा, 4 दिया 12 माइनस 8, कितने आ गए, फिर 4, फिर 2 गुना मान बढ़ गया। अगर मैं 3 से गुणा करता 3 गुना मान बढ़ जाता। तो ये गुणधर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको किसी अवयव से गुणा करना पड़े तब आप इस गुणधर्म के बारे में सोचेंगे कि यदि किसी रो या कॉलम को अशून्य अवयव k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक का मान उतने ही गुना बढ़ जाता है। ठीक है, ये उतने ही गुना बढ़ गया, k गुना बढ़ गया। इसी गुणधर्म के अनुसार हम किसी सारणिक में रो या कॉलम में कोई अवयव उभयनिष्ठ हो उसे बाहर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 4, 2, 2, है ना, 1, 3, 6, 4, 8, 5। तो मैं देखो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है 2 की गुणा, तो मैं इस 2 को बाहर लेके और इसे लिख सकता हूं 2, 1, 1, क्योंकि इस 2 को इससे गुणा कर सकते, है ना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि किसी अशून्य अवयव की किसी रो या कॉलम में गुणा होती है, सारे अवयव में नहीं। अगर मैं इसके सारे अवयव में गुणा करूँ ना, सारे अवयव में, तो इसमें 2 की गुणा होगी, इसमें भी 2 की गुणा होगी, कुल मिला के 2 दूनी 4, 4 गुना मान बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेट ऑफ ए आता है, देखो इधर ध्यान से, अगर मेरा ये आया डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर के इंटू में डिटर्मिनेट ऑफ ए, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक क्रम का है। 2 क्रम का होगा तो फिर 2 में गुणा करनी पड़ेगी, के स्क्वायर आएगा, है ना। और अगर 3 क्रम का है तो के क्यूब आएगा। तो और के एन है तो एन क्रम का डिटर्मिनेट्स होगा। समझ में आया। तो सारणिक जो है उसका क्रम यहां से के से भी पता लग सकता है। अब फिर वापस से सुने कि जिस भी अवयव की आपने गुणा करनी है वो किसी रो या कॉलम में करनी पड़ेगी, सारणिक के समस्त अवयवों या सभी अवयवों में नहीं करनी। समझ में आया। अगर आप सभी अवयवों में गुणा कर देंगे तो इसमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा, यानी 3 गुना मान बढ़ जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो इसलिए आप ये याद रखें कि आपको क्या सिखाया जा रहा है ना। प्रत्येक अवयव में नहीं। देखो जब किसी अवयव को आप अवयव में प्रत्येक अवयव में गुणा करते थे, लेकिन सारणिक में नहीं करते। सारणिक में किसी रो या कॉलम से ही गुणा करते हैं, तब भी इसका मान k गुना बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी अवयव की 2 इस R1 में भी गुणा करूं, R2 में भी, इसका मतलब हम 2 बार गुणा करें। ठीक है, ये याद रखें आप। तो इनसे भी आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं। तो यदि किसी रो या कॉलम को k से गुणा यानी अशून्य अवयव से गुणा किया जाए तो सारणिक के मान भी इतना ही गुना बढ़ जाता है। तो ये 4 गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है आपका कि यदि कोई भी, है ना, रो यानी डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेट ऑफ ए है। दूसरा है डिटर्मिनेट ऑफ ए बराबर माइनस डिटर्मिनेट ऑफ ए। तीसरा है कि यदि सभी पंक्ति के या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, है ना, अवयव शून्य हो तो उसका मान भी शून्य होगा डिटर्मिनेट का, या फिर 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तब भी डिटर्मिनेट का मान शून्य। और चौथा था कि और किसी भी रो को k से गुणा करें या किसी भी कॉलम को k से गुणा करें यानी अशून्य अवयव से, तो सारणिक का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलो 5वां गुणधर्म और देखें आप, ये इंपॉर्टेंट है 5वां भी, है ना। इसे आप एक बार समझें फिर बताता हूं मैं। देखो 5वां गुणधर्म है आपका गुणधर्म नंबर 5 कि यदि कोई सारणिक का कोई भी पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में है तो उसे उसी क्रम के, है ना, उतने ही सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। देखो 1 + x 2, है ना, 1 + y और यहाँ लिख दिया मैंने 3। एक सारणिक, मुझे इस सारणिक में एक कॉलम दिखाई दे रहा है C1,
जो दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो लाइन क्या थी कि यदि किसी सारणी का कोई भी रो या कॉलम है ना दो या दो से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो तो उसे उतने ही क्रम की है ना सारणिकों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। 1 2 1 3 प्लस x2 y3। देखो मैंने कॉलम है ना तो C1 और C1 है ना, इस C1 और C1 को अलग अलग करके लिख दिया। तो मैंने एक ही सारणी की दो सारणी बनाई, इनके मान सेम आएंगे, चाहे आप यहाँ सॉल्व करके देख लो चाहे यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 माइनस के 2 और प्लस 3x माइनस की 2 भाई, तो ये 3 में से 2 क्या 1 प्लस 3x माइनस 2 है, ये आंसर होंगे इसके है ना। और मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो इसे 3 की गुणा करनी पड़ेगी 1 प्लस x से, माइनस 2 की गुणा करनी पड़ेगी 1 प्लस y से, तो ये आ गया 3 प्लस 3x माइनस 2 है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 प्लस के 3x माइनस के 2 है, सेम मान सेम आएगा। अभी मैंने आपको समझाया कि यदि किसी सारणिक में कोई भी रो या कॉलम दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिख रहा है तो उसे उसी क्रम की, देखो ये 2/2 का है तो उसी क्रम की है ना सारणिकों के योगफल के रूप में, उतने ही योगफल के रूप में। अगर मान के चलो यहाँ पे z होता और यहाँ p होता तो एक और जोड़ देता, ठीक है, z आ जाता p आ जाता 2 और 3, मान सब जब भी सेम आता। ऐसा करके मान जब निकालते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है ना कैलकुलेशन करना, और अलग अलग करके सॉल्व करते हैं तो आसान हो जाता है। मान सेम आएगा, बस कैलकुलेशन का फर्क है। गुणधर्म इसीलिए आपको पढ़ाए जाते हैं कि आप आसानी से इन सवालों को कर सकें या इनके मान निकाल सकें, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 गुणधर्म है आपके, वैसे बुक में 10 दे रखे हैं, मैंने तीसरे में 2 पढ़ा दिए थे, बाकी के हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये 5 अच्छे से समझ लें और एक बार रिवाइज करके दोबारा से देख लें, ठीक है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में आपको 5 और सब सिखाएंगे इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू।